हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यूजीसी नेट की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं हिंदी यूनिट 7 हिंदी कहानी। और उसमें कहानी में आज हमारा टॉपिक है राही। राही जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, राही कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका के द्वारा लिखी गई है, ये याद रखना। थोड़ा सा हम यहाँ पर पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद राही के बारे में देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में होता है। संवत की बात करें तो 1961 प्रयागराज के अंदर। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद इनका जन्म होता है 1904 में। कॉलेज की बात करें जहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, क्रॉस्थवेट गर्ल्स कॉलेज ये प्रयागराज में ही है। ठीक है, वहीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, क्रॉस्थवेट गर्ल्स कॉलेज। मध्य प्रांत असेंबली की कांग्रेस सदस्या भी ये रही थी। सुभद्रा कुमारी जो चौहान है ये मध्य प्रांत असेंबली की कांग्रेस सदस्य रहीं। अगर इनके कविता संग्रह की बात करें तो त्रिधारा, मुकुल मुकुल 1930 और नक्षत्र। ठीक है, त्रिधारा, मुकुल और नक्षत्र ये इनके कविता संग्रह रहे हैं। आगे कुछ कविताएं इन्होंने जो लिखी हैं, जो पूछी जाती हैं। जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में और स्वदेश के प्रति। इन्होंने कुछ वीर गाथात्मक कविताएं लिखी थी। इनको क्रांतिकारी लेखिका भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भी कविताएं और कहानियां लिखी हैं उनमें कहीं ना कहीं क्रांति झलकती है। तो जलियांवाला बाग आप जानते ही हैं, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में और स्वदेश के प्रति, ये इनकी कविताएं हैं। इनको अच्छे से याद रख लेना। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो कहानी संग्रह में बिखरे मोती 1932 ईस्वी। ठीक है, बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934 और सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ठीक है, कहानी संग्रह कौन से हैं? बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934 और सीधे साधे चित्र 1947। कहानियों में सामाजिक पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक चित्रण की प्रधानता रही है। इनकी जो कहानियाँ हैं उनमें सामाजिक पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक चित्रण की प्रधानता रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको, इनकी कहानियों के लिए। ठीक है, इनकी कहानियों के लिए इनको 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार भी दिया जा चुका था। बाल साहित्य इन्होंने लिखे हैं, सभा का खेला और कदम का पेड़, इनको याद रख लेना। बाल साहित्य इनके। इनकी बेटी सुधा चौहान, इनकी बेटी का नाम सुधा चौहान था, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी तेज से तेज। ठीक है, तेज से तेज पुस्तक लिखी, जिसमें माता पिता की जीवनी लिखी थी। उन्होंने अपने माता पिता सुभद्रा कुमारी चौहान और जो उनके पिता थे उनकी जीवनी दोनों की लिखी थी, तेज से तेज। ठीक है, ये हंस प्रकाशन प्रयाग से प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रख लेना। आगे राही कहानी का थोड़ा सा देख लेते हैं। मुक्तिबोध का कथन यहाँ पर दे रखा है। इन्होंने क्या कहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। ठीक है, बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव भी उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में दिखाई देती है। उनकी शैली में यानी कि जो लेखन शैली है उसमें भी वही अकृत्रिमता और स्पष्टता दिखाई देती है जो कि उनके जीवन में है। ये मुक्तिबोध का कथन है, ध्यान रखना। इनका जो संग्रह है सीधे साधे चित्र, ये इनका अंतिम कहानी संग्रह माना जाता है। ठीक है, सीधे साधे चित्र में ही जो राही कहानी है वो भी इसी में ही मतलब संग्रहित है। ये अंतिम कहानी संग्रह है, 1947 में प्रकाशित होता है। इसकी कुछ कहानियाँ हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। रूपा, दुराचारी, कैलासी नानी, मंगला, बिहाह और हींग वाला, कल्याणी, राही, ये सभी जो कहानियाँ हैं किस में दे रखी हैं? तो सीधे साधे चित्र में दे रखी हैं, इनको एक बार देख लेना। राही, दो साथी, तांगे वाला, प्रोफेसर मित्रा और गुलाब सिंह, ये सारी कहानियाँ किस में आती हैं? तो ये सीधे साधे चित्र जो कहानी संग्रह है उसमें प्रकाशित होती।
आगे थोड़ा सा इसका कथासार देख लेते हैं। राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी हुई कहानी है ये। और इसमें जेल का परिवेश दिखाया गया है, ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि जो राही है वो बहुत गरीब है। आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। तो राही बेबस हो जाती है, उसके बच्चे भूखे मरते हैं और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो एक अनाज की जो गठरी उसे दिखाई देती है, उसे वो चोरी करके मतलब भाग रही होती है, तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और जो जेल में डाल देते हैं। ठीक है, और वहाँ पर उसे अनीता से उसकी मुलाकात होती है। तो उन दोनों का इसमें जो संवाद है वो दिखाया गया है। मुख्य पात्रों की बात करें तो इसमें एक राही है जो कि मांगरोरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। ठीक है, मांगरोरी जाति की, जाति का नाम ध्यान रख लेना, मांगरोरी जाति से संबंधित है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया गया है, पहले ही चोरी के आरोप में जेल जाती है। ठीक है, पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है और चोरी के आरोप में कहाँ जाती है, जेल जाती है। अनीता की अगर बात करें तो अनीता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। ठीक है, अनीता कौन है, वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण मतलब एक क्रांतिकारी महिला है वो, और जेल में उसको बंद कर दिया गया है। पति, राही का पति था, उसे पुलिस वालों द्वारा मारते मारते उसे जान से मार दिया उन्होंने। ठीक है, पीटते पीटते उसे इतना पीटा कि उसे जान से मार दिया। बच्चा कौन है, एक राही का बेटा है जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। ठीक है, राही का बेटा है, हालांकि वो उसमें दिखाया नहीं गया लेकिन आता है। विशेष तथ्यों की अगर बात करें तो संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है, स्त्री वेदना की झलक मिलती है इसके अंदर, और राष्ट्रीय भक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग्य किया गया है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण है। ठीक है, गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है, गरीबी की समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा दिखाई गई है। राही 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। केवल कितना अनाज चुराती है वो, 5-6 सेर। ठीक है, 5-6 किलो का ही अनाज चुराती है। राही को 1 साल की सजा मिल जाती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। प्रमुख उद्धरण, यहाँ से अगर इनको पढ़ेंगे तो पूरा आपको जो कथा है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, अगर क्लास अच्छी लगे, इससे पहले जो कहानी है वो हम पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो उपन्यास की जो यूनिट है, यूनिट 6 भी हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। जो 13 उपन्यास है, 13 के 13 पढ़ चुके हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में और बहुत ही सरल भाषा में। आपको पूरा एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ इतनी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना भाई, एक एक दो दो बच्चों को डेली आप शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो प्रमुख उदाहरण देखते हैं। तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। ये कौन कह रही है, अनीता कह रही है राही से। देखो, राही है, गरीब जाति की औरत है, उसका बच्चा भूखा है, उसके पति को पहले ही मार दिया गया है पुलिस द्वारा। ठीक है, और वो अनाज उसे मतलब भीख मांगती है, और उनका जाति का यही काम है कि वो केवल मांगते खाते हैं, वो मजदूरी नहीं करने को मिलती। तो जब वो मजदूरी उसे नहीं मिलती और भीख भी नहीं मिली तो उसे अनाज की गठरी दिखाई दी और वो चुरा करके उसको भागती है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। उस पर जब केस चलता है तो अदालत में केस जाता है, अदालत में कोर्ट में काफ़ी सुनवाई होती है, बच्चे को भी लाया जाता है और सारी चीज़ें वो बताती है कि मैंने चोरी क्यों की, लेकिन कोई तरस नहीं खाता और उसे 1 साल की सज़ा सुना दी जाती है। ठीक है, और जब सज़ा हो करके वो जेल में जाती है तो उसे वहाँ पर एक महिला मिलती है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण वहाँ पर आई हुई है, जिसका नाम अनीता है। वो अनीता राही से पूछती है कि तो तुमने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। अनीता राही से बोलती है, फिर राही कहती है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है। ठीक है, हमारी जाति है जो मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। अनीता बोलती है अगर तुम्हें भीख ना मिले तो,
और तुम्हें अगर भीख ना मिले तो मांगते खाते हो, और भीख ना मिले तो फिर क्या करते हो? तो फिर चोरी करते हैं। और राही बताती है कि फिर चोरी करते हैं। उस दिन भी घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। ठीक है, मतलब वो इतनी लाचार है, बेचारी को कोई काम नहीं मिला, भीख नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला, मजदूरी नहीं मिली। बाद में वो इतनी मजबूर हो जाती है अपने बच्चों के लिए कि वो उसे चोरी करके भागने लगती है। तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। ये राही और अनीता के मध्य संवाद है हो रहा है। फिर आगे वो बोलती है कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। ये राही बोलती है अनीता से। ठीक है, वो कहती है कि हम गरीबों की कोई सुनता ही नहीं है, ना वकील सुनते हैं, ना जज सुनता है, ना पुलिस सुनती है, ना सरकार सुनती है। ठीक है, बच्चे भी आए थे कचहरी में ये कहने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए कि बच्चे भूखे हैं। बताया था पुलिस वालों के कि उनके पति को भी मार दिया था, लेकिन किसी ने दया नहीं की, है ना। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। जो अनीता थी वो स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी थी, तो उसके अंदर एक मतलब इन चीज़ों की कचोट थी। और देखते हैं आगे वो क्या करती है। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। मतलब वो अपने आप में पूछ रही है, क्या इन गरीबों के दुखों को दूर करने का कोई इलाज नहीं है? हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। मतलब आप जानते ही हो हमारा जो देश है उसमें गरीबी और अमीरी में कितना ज़्यादा अंतर है। कुछ लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता, और किसी किसी का मतलब कह ही नहीं सकते आप, है ना। बड़ी बड़ी फैमिली देख लो, नेताओं को देख लो। आगे बोलती है, वो खुद ही सोचती है अनीता, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। यह कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की है। ठीक है, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। यह कोई दूसरे नहीं है, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। ऐसा कौन सोचता है? अनीता सोचती है। इन हजारों लाखे भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार है। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा उनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। ठीक है, अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा उनकी आंखों पर पड़ा हुआ है कि छोटे बच्चे से ही उनको चोरी की शिक्षा दी जाने लगती है। ठीक है, संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं, सत्य के ऊपर तक, ये पीवाई क्यों याद रख लें, एक और था ऊपर उसको मैं बता दूंगी। सत्य के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं है, सत्य असत्य की समझ नहीं है, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। ठीक है, इसमें मानवीयता को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है ये लास्ट में। और इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इन हजारों हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। ये किसका कथन है? पीवाई क्यू है ये भी। ये जो कथन है वो किस कहानी का है? तो राही का है, ये ध्यान रख लेना किसका है, राही का है। ठीक है, तो बस ये राही बस छोटी कहानी है, ज़्यादा बहुत लंबी नहीं है। मैंने सोचा था आज 2 कहानी कर दूं लेकिन टाइम नहीं मिला। चलो कोई नहीं भाई, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ठीक है, कोशिश करूँगी मैं आपका जल्दी से सिलेबस करवा के फिर हम रिवीजन कर लें। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब देंगे, शेयर करेंगे, उतना ही जल्दी मैं आपका सिलेबस खिंचवा दूँगी।